Good morning, students. Okay, so we have started the reasons of national awakening. Okay, in our previous lecture we were studying chapter 8. Okay, and we have covered only three points. Okay, up to impact of Western culture, education and thinkers. Okay, so in our today's class we will start from impact of contemporary European movements. Okay, so let's begin our class. So हमने क्या पढ़ा था कि नेशनल अवेकनिंग का पढ़ रहे थे कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जो थी, नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी, वो कैसे आई लोगों में और एकदम से कैसे वो जागरूक हुई। पहले तो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके कारण लोगों में एक नेशनल अवेकनिंग आई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि 1858 से क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्होंने इंडिया को अपना पार्ट मान लिया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, अब क्वीन विक्टोरिया डायरेक्टली अपने जो वर्कर्स हैं, ओके, ऑफिशियल्स हैं, उनसे इंडिया में क्या करने लगी, एडमिनिस्ट्रेशन करने लगी। तो ये एक पॉलिटिकल रीज़न था, एक राजनीतिक रीज़न था कि लोगों में एक नेशनल अवेकनिंग आई। ओके, और फिर हमने पढ़ा था रिलीजियस एंड सोशल रिसर्जेस। फिर जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर, ब्रिटिशर्स हमेशा इंडिया की हिस्ट्री को बोलते थे कि इंडियंस ना ही डिसिप्लिन्ड है, ना ही इन्हें कोई नॉलेज है किसी चीज़ का। देन जो बहुत अच्छे जो थे जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने हमारे वेदास, जो हिस्ट्री में वेदास लिखे हुए हैं, उनकी स्टडी की। एंड देन उन्होंने जो कॉमन पीपल हैं उन सबको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई कि हमारे जो हिस्ट्री है वो बहुत ही प्रॉस्पीरियस थी। सो इसके कारण भी लोगों को एक फीलिंग आई कि हमारी जो हिस्ट्री रही है, हमारे जो वेदास रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ओके, एक ये रीज़न था। नाउ थर्ड इज़ इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, एजुकेशन एंड थिंकर्स। अब क्या हुआ कि क्वीन विक्टोरिया के आने के बाद उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आई। रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लेकर आई। किस में लेकर आई? एजुकेशन में, ठीक है। एजुकेशन में ये लेकर आई कि उन्होंने कहा कि अब इंडिया में इंग्लिश को पढ़ाना स्टार्ट किया जाए। क्यों सिखाना स्टार्ट किया जाए? वो चाहती थी कि लोगों के बीच फिर हम लोग कम्युनिकेशन फास्ट कर पाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन उसके कारण क्या हुआ, जो इंडियंस थे वो इंग्लैंड के जो भी कल्चर है, हिस्ट्री है, इंग्लिश में जो रहती थी वो पढ़ पाए। उसके कारण उन्हें और नॉलेज हुआ कि कैसे लोग अपने हक के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था 1789 में। ओके, सो एक ये था। नाउ अब हम बात करेंगे फोर्थ। आज से हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ टॉपिक से, ये हमने पढ़ लिए थे ना। फोर्थ इज़ इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्ररी यूरोपियन मूवमेंट्स। अब कंटेम्प्ररी मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ररी मतलब इंडिया के साथ ही दूसरी कंट्रीज़ में क्या चल रहा था। कंटेम्प्ररी मतलब समकालीन, मतलब जिस टाइम में हम हैं उसी टाइम में। जैसे 1857 रिवॉल्ट था, 1857 में ही दूसरे कंट्रीज़ में क्या चल रहा था, डैट इज़ कंटेम्प्ररी, ठीक है। सो विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑल्सो टेक प्लेस। एज अ रिजल्ट इंडिया केम इन कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, द रिफॉर्म मूवमेंट इन इंग्लैंड, इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इटली, जर्मनी, रोमानिया एंड सर्बिया। ओके, क्या हुआ, उन्हें इंग्लिश आना स्टार्ट हो गया। इंग्लिश आई तो इंग्लैंड में जितनी भी कंट्री थी, जर्मनी हो, इटली हो, ये लोग अपने कंट्री के लिए लड़ रहे थे। तो हमें उससे क्या मिला, हमें उससे अवेकनिंग मिली कि जब ये कंट्रीज़ लड़ रही हैं उनके देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, देन हमें भी अपनी कंट्री को ब्रिटिशर्स से क्या करना है, अवे करना है, ठीक है। सो एक ये था कंटेम्प्ररी यूरोपियन कंट्री। कंटेम्प्ररी का मैं बता चुकी हूँ कि क्या है, एक ही टाइम में क्या हो रहा है दूसरी कंट्रीज़ में। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। आफ्टर द ब्रिटिश एम्पायर डेवलप्ड इट्स रूल इन इंडिया, दी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड। अब आपको पता ही होगा जब ब्रिटिशर्स आए थे उसके बाद ही जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही हमारे इंडिया में अच्छे से स्टार्ट हुई थी। जैसे कि आप कह सकते हो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो रहा है ब्रिटिशर्स का वो था रेलवे। हमारे यहाँ रेलवे जो ट्रेन है वो हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स के द्वारा ही स्टार्ट हुई थी। अगर ब्रिटिशर्स नहीं आए होते तो शायद हमारे कंट्री में बहुत टाइम बाद रेलवे सेटअप होता, लेकिन उनके कारण ही 1853 में सबसे फर्स्ट टाइम
रेलवे सेटअप हुई थी। सो उस टाइम पर रेलवे का सेटअप हुआ, उसके बाद टेलीग्राफ आए जिससे कि मैसेज सेंड हो सकें, ठीक है। उसके बाद और क्या आया, रोड्स डले, पहले हमारे यहाँ कच्चे रोड होते थे, देन अच्छे पक्के रोड डलने लगे, ओके, ब्रिजेस बनने लगे, जिससे क्या हुआ कि अगर किसी भी मेंबर को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, देन वो फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जैसे कि हमने महात्मा गांधी का दांडी मार्च सुना होगा, ठीक है। सो वो उन्होंने कैसे करा ये, क्योंकि रोड्स वगैरह अच्छे थे, देन वो एक सिटी से दूसरी सिटी बहुत अच्छे से जा सके, ठीक है। सो डेवलपमेंट मीन्स कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल है नेशनल अवेकनिंग में, ठीक है। Now, impact of ancient Indian culture. In the 19th century, there was a search for ancient Indian literature with the help of Indian and Western scholars. Okay, so जो Westerns जो थे, Western means जो West में रहते हैं, means Britishers ही। ब्रिटिशर्स को भी जैसे जैसे पता चला कि इंडिया की एक हिस्ट्री रही है, बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है, उस टाइम पर वेदास थे, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, इन सब का क्या हुआ था, एवोल्यूशन हुआ था इंडिया में। सो जो जितने भी वेस्टर्न्स थे जो लिटरेचर लिखते थे, इंग्लिश लिटरेचर लिखते थे, उन्हें भी इंटरेस्ट आया कि हम जो हिंदी लिटरेचर है उसे क्या करें, अपनी लैंग्वेज में लिखें। तो इसमें नाम क्या है, जैसे मैक्स म्यूलर रहे, विलियम जॉन्स, हरप्रसाद शास्त्री, इन्होंने क्या करा, जो हिंदी लिटरेचर है उस हिंदी लिटरेचर को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बना दिया, जिससे कि वो इंग्लैंड में भी बता सके कि ये इंडियन कल्चर है, इंडियन लिटरेचर है, ठीक है। सो इंडियन लिटरेचर को और ज़्यादा फेमस कर दिया था उन्होंने, ठीक है। सो इस एंशिएंट इंडियन कल्चर के कारण भी एक नेशनल अवेकनिंग हुई, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर्स की। अब न्यूज़पेपर्स भी इंडिया में बहुत मीन्स मिड में, आप 1850 के टाइम से कह सकते हो, मीन्स जब रिवॉल्ट हुआ था तब से ही इंडिया में न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए। जैसे द हिंदू हुआ, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुए, और जो कि उनमें से कुछ जैसे लाला लाजपत राय हुए, उन्होंने न्यूज़पेपर्स लिखे, जिससे कि लोगों में क्या आई, एक जागरूकता आई, ठीक है। इनमें से कौन थे, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ओके। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, जिन्होंने लिखा था वंदे मातरम। वंदे मातरम किस बुक में लिखा हुआ है, ये आनंद मठ उन्होंने लिखा हुआ था। आनंद मठ में ही कॉम्पोजिशन उन्होंने किया है वंदे मातरम का। सो ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम, दैट इज़ बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी रॉट आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ में ही वंदे मातरम का कंपोजिशन दिया हुआ है, ओके। और एक दीनबंधु का प्ले है, प्ले मतलब कह सकते हैं जैसे ड्रामा, पहले प्ले किए जाते थे, एक्टिंग की जाती थी। अब पहले पिक्चर तो होती नहीं थी, तो नाटक किए जाते थे, 5-6 कैरेक्टर्स बना दिए। सो नील दर्पण एक प्ले था जो कि दीनबंधु ने लिखा था। और उसके अलावा लक्ष्मीनाथ बैज बारुई आसामी थे, और अल्ताफ हुसैन हज उर्दू के थे, राइटर थे वो काफ़ी अच्छे, ओके। ये नाम आप याद रखना जो रेड बुलेट्स में लिखा हुआ है, ओके। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम हैं, जैसे संवाद कुमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, बम्बई समाचार, केसरी, मराठा, हिंदू, पैट्रियट, स्वदेशी मित्रम, आर्यदर्श एक्सेट्रा, विच कंट्रीब्यूटेड इन डेवलपिंग नेशनल अवेकनिंग। सो हमारे इंडिया के ये कुछ न्यूज़पेपर्स थे जिससे नेशनल अवेकनिंग हुई इंडिया में, ओके। नाउ अब हम बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट टॉपिक, दैट इज़ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है कि अत्याचार करना, ठीक है। So the dissatisfaction arises from the economic exploitation with the establishment of British Empire and the Industrial Revolution in England. Indian cottage industry suffered a blow. On the goods exported from India, a heavy tax was levied on them in a foreign market, whereas the imported goods from England were made tax-free to sell in the Indian market. This made the money flow out of India and de-established the economy. This drove the Indian struggle against the economic slavery. Economic exploitation क्या होता है कि लोगों को आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक मीन्स मनी के टर्म्स में, आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिप्रेस करा जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था, मतलब अत्याचार हो रहा था। कैसे अत्याचार हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स नहीं थे,
हमारे यहाँ चलती थी कॉटेज इंडस्ट्रीज़। जब ब्रिटिशर्स नहीं थे तो हमारे यहाँ चलती थी कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है कि हम अपने हाथों से खुद से कपड़े बनाते थे, ठीक है, और उन्हें बेचा करते थे। लेकिन जब आए ब्रिटिशर्स, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ बना दी, इंडस्ट्रीज़ बना दी। सो ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी, जो गांव में कुछ लोग इकट्ठे होकर बस जाते थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ चलाने लगते थे। सो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अब सब लोग क्या खरीदने लगे, इंडस्ट्रीज़ के बने हुए माल खरीदने लगे, ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ में इकट्ठा माल बनता था तो वो कॉटेज इंडस्ट्री के कंपैरिजन में सस्ता होता था। कॉटेज इंडस्ट्री में ज़्यादा हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि वो 10 या 12 लोग इकट्ठा करके कुछ भी, जो भी सामान, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो वो कॉस्टली होता था। जबकि इंडस्ट्री में वो किसी एक चीज़ को बना रहे हैं तो वो सस्ता होता था। सो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से बंद हो गई थी, क्योंकि उन्हें पैसे ही नहीं मिल रहे थे, कोई इनका सामान ही नहीं ले रहा था। देन कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो गई थी। उसके अलावा क्या हुआ, इंडिया में जितना भी कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री जैसे जो चल भी रही थी, उनका माल अगर वो सोचते थे कि हम इंग्लैंड में बेच दें, एक्सपोर्ट कर दें, तो उन्होंने वहाँ पर टैरिफ लगा दिया था। इस पर टैरिफ आने क्या होता है, एक टाइप का टैक्स होता है। जैसे कि अगर आप इंग्लैंड जाओगे, आपको कॉलगेट बेचना है, ठीक है, आपका कॉलगेट है 20 रुपीज़ का, ठीक है, लेकिन अगर आपको इंग्लैंड जाकर बेचना है तो वहाँ की सरकार क्या बोलेगी कि नहीं, आपको 22 का बेचना है, उसमें से 2 रुपये हम रखेंगे। सो उसकी कॉस्ट अब क्या हो गई, 22 हो गई। ओके, सो ऐसा टैरिफ होता है, एक टैक्स लगा देते हैं पैसे पर। तो ऐसी कॉटेज इंडस्ट्री के जितने भी वो थे प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिया जाता था, जिससे कि वो महंगा हो जाता था, तो लोग खरीदते ही नहीं थे उसे इंग्लैंड में। और इंग्लैंड से जो माल आता था, इंग्लैंड से क्या आते थे, कॉटन के क्लॉथ्स आते थे, इंग्लैंड से आते थे कॉटन के क्लॉथ्स, वो यहाँ पर फ्री में बेचते थे। इधर हमसे टैरिफ लगा रहे हैं हमारे कपड़ों पर, उधर उनका अगर 20 रुपये का प्रोडक्ट है तो यहाँ 20 में ही बिकेगा। और अगर हमारी कंट्री में 20 का प्रोडक्ट है तो इंग्लैंड में जाकर उसे 22 में बेचना पड़ेगा और 2 रुपये जाएगा सरकार के पास। ओके, सो ये था कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। नाउ 9th, that is the policy of racial discrimination। racial discrimination मतलब racial मतलब रंग भेद पर, मीन्स काले गोरे के ऊपर भेदभाव करना। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो वाइट्स थे और हम लोग उनके कंपैरिजन में ब्लैक्स माने जाते थे, तो वो हमेशा जो भी हाई पोस्ट होती थी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में हो चाहे ऑफिस में हो, वो हमेशा वाइट्स को ही उस पोस्ट पर रखते थे और जितने भी ब्लैक्स होते थे उन्हें लोअर पोजीशन देते थे, मीन्स सोल्जर्स की दे दी, मतलब उन्हें हमेशा वो डिप्रेस करते थे, उन्हें हमेशा दबा कर रखते थे। ओके, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, ये ऐसे मेंबर हैं। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए, ये इन्होंने जैसे जो एक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है जो PSC बोलते हैं, जिससे IAS IPS बनते हैं, इन्होंने ये एग्ज़ाम भी निकाल दिया था उस टाइम पर, लेकिन तब भी उन्हें वो पोस्ट नहीं दी गई क्योंकि वो एक इंडियन थे। ओके, सो इस तरीके से हमारे साथ क्या किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव किया जा रहा था। सो ये कुछ रीजंस थे, हम पढ़ चुके हैं कि इन कारणों से क्या हुआ, लोगों में एक नेशनलिस्ट फीलिंग आई और एक नेशनल अवेकनिंग वाली फीलिंग आई। ओके, कितने मिनट्स हुए, 30, ठीक है। सो नाउ टॉक अबाउट एल्बर्ट बिल। अब हम पढ़ते हैं एल्बर्ट बिल के बारे में। ये क्या था, देखो, ये बिल लॉर्ड रिपन कौन थे, गवर्नर थे उस टाइम पर, ठीक है, लॉर्ड रिपन गवर्नर थे। ये इन्होंने क्या करा, द वाइसरॉय लॉर्ड रिपन अटेम्प्टेड टू मेक अ बिल टू अबॉलिश द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो लॉर्ड रिपन गवर्नर थे, वो ये चाहते थे, अबॉलिश करना मतलब ख़त्म करना, वो ये चाहते थे कि जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव की जो पॉलिसी है उसे हम हटा दें, ठीक है। सो दिस वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ लॉ मेंबर एल्बर्ट। सो इस पॉलिसी को किसने बनाया, एल्बर्ट, इसलिए इसे एल्बर्ट बिल कहा जाता है क्योंकि एक लॉ मेंबर थे ये, लॉ मतलब उन्हें लॉ की जानकारी थी, ठीक है। सो एल्बर्ट एक लॉ मेंबर थे, इसलिए इस बिल को एल्बर्ट बिल कहा गया। इस बिल में क्या था, अब हम ये बात करेंगे। इस बिल में ये था, पहले मीन्स
ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या होता था, जब भी जो सुनवाई होती हैं, आपने देखा होगा टीवी में, जब एक जज होता है और दोनों तरफ क्या होते हैं, कल्प्रिट होते हैं, ठीक है। सो जब जज सुनवाई देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता था कि जितने भी क्रिमिनल और सिविल, दो टाइप के केसेस होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल आपको पता है, कोई जुर्म किया हो उसने, कि किसी को मार दिया हो, ठीक है। और सिविल में कौन से होते हैं कि कुछ इंसान का कुछ ना करा हो, पैसे चोरी कर लिए हों, ठीक है, या कुछ फ्रॉड कर लिया हो, वो सिविल में आते थे। सो क्या होता था कि जितने भी जज थे, जितने भी ब्रिटिश के जज थे, वो इन दोनों पर हक था। मतलब वो क्रिमिनल केसेस भी सुन सकते थे, सिविल केसेस भी सुन सकते थे, लेकिन कुछ जज इंडियंस भी होते थे, ठीक है। सो उन्हें सिर्फ सिविल केसेस सुनने का अधिकार था। मतलब सिविल केसेस वही कि किसी ने चोरी कर ली, किसी ने फ्रॉड कर लिया, किसी ने किसी की ज़मीन ले ली, सिविल केसेस। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस आते थे कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, सो ये केसेस हमेशा कौन लेते थे, ब्रिटिशर्स लेते थे, ठीक है। सो एल्बर्ट बिल में यही लिखा था कि फिर क्या हुआ, एल्बर्ट बिल से क्या हुआ, लॉर्ड रिपन ने ये कहा कि ये जो पॉलिसी है भेदभाव की, कि क्रिमिनल केस सिर्फ ब्रिटिशर्स सुनेंगे और सिविल केसेस को सिर्फ इंडियंस को दिया जाएगा, तो लॉर्ड रिपन एक बिल, ये एल्बर्ट बिल लेकर आए कि इस बिल में लिखा हुआ था कि हम ये जो भेदभाव है इसे हम ख़त्म कर रहे हैं। Okay, so prior to the introduction of this bill, Indian magistrates were not authorized to hear cases against European criminals and was step to remove the discriminating policies against Indians. Europeans staying in India collectively protested against this bill. अब जो गवर्नर थे वो भी ब्रिटिशर्स थे, लेकिन तब भी वो इंडियंस के लिए बात कर रहे थे कि इंडियंस को भी राइट दिया जाए कि वो क्रिमिनल केसेस सुन पाएँ। लेकिन उनके जितने भी साथी थे, जो को-पैट्रियट्स जो थे, साथी थे, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया, इसके अगेंस्ट में उन्होंने कहा कि एल्बर्ट बिल नहीं आना चाहिए, नहीं तो इंडियंस क्या करेंगे, जितने भी अगर उन्हें केसेस आते हैं किसी ब्रिटिशर्स के कि उसने कुछ किया है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसे ज़्यादा कुछ क्या बोलते हैं, सॉरी, उन्हें ज़्यादा गिल्ट के लिए क्या करेंगे, केसेस ज़्यादा लगा देंगे उन पर। मतलब ऐसा उन्हें भरोसा नहीं था इंडियंस पर कि वो सही केस मतलब वो करेंगे, मतलब कल्प्रिट जो रहता है उसे क्लीन चिट देंगे। क्लीन चिट एक वर्ड है, शायद आपको पता होगा, पता है क्लीन चिट आने क्या होता है? क्लीन चिट मतलब उसे बली कर देना, ठीक है, मतलब कि वो सही है। सो वो ये क्या सोच रहे थे कि क्या होगा अगर हम इंडियंस को दे देंगे राइट कि आप क्रिमिनल केसेस भी सुनो, तो देन वो क्लीन चिट नहीं देंगे, मतलब बेईमानी करेंगे शायद, ठीक है। सो ऐसा हुआ। आखिरकार क्या हुआ, एट लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू विदड्रॉ द एल्बर्ट बिल, दिस अफेक्टेड इंडियन एडवर्सली। लेकिन ये एल्बर्ट बिल आया ज़रूर, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इन्होंने इस बिल को आने ही नहीं दिया, क्योंकि वो इंडियंस पर उन्हें भरोसा नहीं था और वो ये चाह रहे थे कि ये जो राइट है हमेशा ब्रिटिशर्स के पास हो, कि वो जो जितने भी केसेस हैं, चाहे क्रिमिनल हो, सिविल केसेस हो, हमेशा ब्रिटिशर्स ही उनके आंसर दें, ना कि इंडियंस। ओके, सो तो हमने एल्बर्ट बिल पढ़ा। अगर आपको एल्बर्ट बिल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लेना। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।